मनोज, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारे देश की प्रगति का निर्धारक है और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नई शिक्षा नीति और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के जरिए इस बात पर जोर दिया है कि देश के सभी विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाएं अपने पाठ्यक्रमों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान को जरूरी तौर पर शामिल करें। बिल्कुल सही। आज जब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर आवाजाही बढ़ी है, साथ साथ पुरानी सभ्यताओं और संस्कृतियों के जीवन दृष्टि और मूल्यों को नए आलोक में देखने का प्रयास हो रहा है, तो हमारे पाठ्यक्रमों में भी इस दृष्टि का जुड़ना आवश्यक हो जाता है। इसी पक्ष को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मिलते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष NP सिंह से। परिचर्चा आर्ष अधुनातन। भारतीय शिक्षा बोर्ड, वो उद्देश्य क्या था कि एक अलग बोर्ड स्थापित करने की जरूरत पड़ी और इसके क्या क्या कार्यकलाप हैं? भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा एक विधिमान्य प्रक्रिया से गठित एक नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का आधुनिक शिक्षा के साथ समन्वय है। आप इस बात को अनेक बौद्धिक विमर्शों में सुनते आए होंगे, बल्कि ये स्वर स्वतंत्रता के पूर्व भी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अवधि में भी हमारे अनेक समाज सुधारकों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, शिक्षा से जुड़े हुए मनीषियों ने समय समय पर उठाया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए। 1835 में जो एजुकेशन एक्ट आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की सहमति से इस देश में लागू किया, जिसके पुरोधा के रूप में हम मैकाले को मानते हैं और मैकाले की आलोचना भी बहुत होती है कि उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया। और उसके विरोध में महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे अनेक विद्वान इस बात को बार बार बल देते रहे कि यदि 1835 एजुकेशन एक्ट के अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था रही तो हम हमेशा से वैचारिक रूप से उपनिवेश हो जाएंगे। इसलिए अगर पाश्चात्य में किसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अभ्युदय हुआ है तो उसका बोध और ज्ञान हमारे युवाओं को, छात्रों को होना चाहिए, लेकिन यह बोध अपनी सांस्कृतिक यात्रा को समाप्त करके नहीं होना चाहिए। यदि हम अपनी पूरी वैचारिक प्रवाह से नहीं जुड़े होंगे, और वो भी ऐसा राष्ट्र जो कभी नया, जहां पर सभ्यता और संस्कृति की किरण नहीं फूटी है, प्राचीन, बल्कि प्राचीनतम काल से सांस्कृतिक विचारधाराओं में सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक विचारधारा भारत की रही है, तो ऐसे देश में यदि अपने बच्चे पूर्णतः पाश्चात्य के विचारों के गुलाम होंगे तो वह राष्ट्र एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में नहीं खड़ा हो सकता। स्वतंत्रता के पश्चात भी बहुत सारे आयोग बने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर, मूलतः विद्यालयी शिक्षा को लेकर, लेकिन उनके जो भी संस्तुतियां आई उसमें हर में ये लिखा हुआ है कि सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा होना चाहिए, हमारे अपने भारतीय मूल्यबोधों का समन्वय होना चाहिए, हमारे एम्बेडिंग ऑफ एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न एजुकेशन अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक एंड रेशनल ट्रांसफॉर्मेशन वो शिक्षा व्यवस्था में नहीं हुआ। निश्चित रूप से उस दिशा में कुछ कार्य हुए समय समय पर, ये बातें चलती रही। पतंजलि योगपीठ के पूज्य स्वामी रामदेव जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से कई बार इस पर चर्चा किया कि हम स्वदेशी की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, हम योग की बात जरूर करते हैं और विश्व ने योग को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना की बात करते हैं इस देश में, तो उसका अपेक्षित परिणाम नहीं आएगा। अपेक्षित परिणाम तभी आएगा जब बाल मानस में, उसके अवचेतन में ही हम इन मूल्यबोधों को अच्छे ढंग से अवस्थित करा दें। इसी सिद्धांत और इसी दर्शन के गर्भ से भारतीय शिक्षा बोर्ड अस्तित्व में आया है। अभी ये जो बात हुई कि इसका दार्शनिक पक्ष है, एक सैद्धांतिक पक्ष है, जो आपने कहा जो समस्याएं हमारे सामने थी और जिसका निदान हम भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसे एक व्यवस्था के द्वारा हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जी। इसका अगर व्यावहारिक पक्ष हम जानना चाहें कि ये आखिर होगा कैसे, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है आपका, क्योंकि सैद्धांतिक बातों से ही तो नहीं काम चलेगा, उसको एक क्रियान्वयन का स्वरूप देना होगा। जी। इसीलिए
जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के द्वारा इस बोर्ड का गठन किया तो स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में प्रयोग के तौर पर इसको पतंजलि योगपीठ को चयन किया, क्योंकि ये भाव था भारत सरकार के मन में कि ऐसी ही संस्था प्रयोग के तौर पर इस पद्धति को आगे बढ़ा सकती है जिसने भारतीय ज्ञान परंपरा के किसी क्षेत्र में कोई मानक गढ़ा हो। तो योग आयुर्वेद स्वदेशी के क्षेत्र में जो कि ये संस्था अपना मानक गढ़ चुकी थी पतंजलि योगपीठ, तो ये संस्था को उन्होंने दिया, लेकिन उसमें 50% सदस्य भारत सरकार के हैं। उसमें डायरेक्टर एनसीईआरटी भी हैं, चेयरमैन सीबीएसई भी हैं, केंद्र सरकार द्वारा नामित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कई कुलपति महोदयान हैं और अनेक शिक्षाविद हैं। और जो संस्था पतंजलि योगपीठ भी उन्हीं को सदस्य बना सकती थी जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जिनकी व्यक्तित्व और योग्यता हो। जहां पर आधुनिक विज्ञान से जुड़े हुए विद्वान हो, वहीं संस्कृत और उसके शास्त्रों से जुड़े हुए लोग भी हों, ताकि परस्पर मंथन के माध्यम से एक अच्छा संयोजन किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए ये बोर्ड अब गठित हो गया। अब सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी शिक्षा व्यवस्था में, स्कूल एजुकेशन में, वो सबसे पहले होता है उसका लक्ष्य, फिर है उसका कैरिकुलम, पाठ्यक्रम कैसा होगा, उसके आधार पर पाठ्यचर्या कैसी होगी, पाठ्यचर्या के आधार पर पुस्तकों की संरचना कैसी होगी, और पुस्तकों की संरचना में ये भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षण पद्धति पेडागोजिकल अप्रोच क्या रखा जाएगा, और उसके अंतिम जो लक्ष्य होता है कि हम किसी भी छात्र छात्रा को, विद्यार्थी को कैसा गढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम मूल्यांकन की पद्धति क्या रख रहे हैं, असेसमेंट क्या रख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि एक भारत सरकार का बोर्ड है तो हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को तो फॉलो करना, अनुसरण करना ही है जी। हमें एनसीटीई का अनुसरण करना ही है, हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट का अनुसरण करना ही है, क्योंकि हम भारत सरकार के बच्चे हैं बोर्ड के रूप में जी। लेकिन हमें उसमें ये स्वतंत्रता है कि हम एनसीएफ की सीमा में रहते हुए विभिन्न उम्र के अनुसार, उनकी भाषा के अनुरूप उस कक्षा में विभिन्न विषयों में हम पुस्तकों को इस तरह से तैयार करें कि उन्हें आज की तारीख में जो 21वीं सदी की चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए, उनका समाधान रखने के लिए भी पूर्ण दक्षता हो, लेकिन उस दक्षता के विकास में आधुनिक ज्ञान के साथ साथ उन्हें पूरे अपनी जो भारत की लंबी हजारों वर्ष की सांस्कृतिक यात्रा है उसमें जो उपजे हुए मूल्यबोध हैं, वैल्यू सिस्टम है, उसकी भी इम्बेडिंग हो। और साथ ही अगर उन विषयों में प्राचीन हमारे ऋषियों द्वारा या विद्वानों द्वारा, गणितज्ञों द्वारा, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा, आयुर्वेद के विद्वानों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा जो भी एक ज्ञान की निधि दी गई है उसके बारे में भी उस पाठ के अनुरूप उसको भी सम्मिलित किया जाए, और आधुनिक ज्ञान और प्राचीन विजडम जो हमारा प्राचीन प्रज्ञा है उसके साथ उनके अंदर सिंथेसिस करने का, संश्लेषण करने का भी सामर्थ्य हो, ताकि पुरातन और नूतन का अद्भुत समन्वय हो। ऐसा ना हो कि वो बोझिल हो। ये चुनौती थी, तो हमने उसके आधार पर पुस्तकें अपनी 8वीं तक तैयार कर ली है। एक प्रश्न तुरंत जो मेरे मन में आ रहा है, जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ नवोदिता, पुस्तकें अभी भी मतलब जो अन्य बोर्ड्स अपनी किताबें होती हैं उनकी, तो ये जब आएंगी तो मैं अगर एक छात्र हूं तो मेरे मन में बिल्कुल ये उत्सुकता जायज है कि मैं ये वाली पुस्तक लूं या ये वाली, तो इसको कैसे समन्वय किया जाए? नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत समन्वय मिलेगा मनोज जी अगर आप पुस्तक हमारी देखेंगे। गणित है, हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाएंगे, लेकिन जिसने बौधायन सूत्र, शुल्ब सूत्र पढ़ा होगा, जिसने आपस्तंभ का शुल्ब सूत्र पढ़ा होगा, जिसने कात्यायन और मानव का शुल्ब सूत्र पढ़ा होगा, वेदों की वेदिकाएं 70 प्रकार की ज्यामिति आकार की बना करती थी उन्हीं शुल्ब सूत्रों के आधार पर, लेकिन हम उस ज्यामिति की 2 लाइन भी चर्चा नहीं करते पुस्तकों में। जो देश नंबर सिस्टम का जन्मदाता रहा हो, एक आइंस्टीन का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, वो कहता है कि हम भौतिक विज्ञान को प्रौद्योगिकी तक ले जाने में सफल ही नहीं हो पाते यदि भारत से दिया हुआ अंकों के गणित का ज्ञान हमें नहीं मिला होता। सबसे बड़ा भाषा विज्ञान, पाणिनि ने जो 3998 सूत्र बनाए हैं शब्द गढ़ने के, लेकिन बच्चे पाणिनि को नहीं जानते। स्वाभाविक रूप से 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद जो विज्ञान का एक नया दौर आया है यूरोप में, वह मानवता को एक नई दिशा दे रहा है। उसको भी हमें सीखना चाहिए, उनसे भी आगे बढ़ने की आकांक्षा होनी चाहिए उस क्षेत्र में। लेकिन वह देश
जिस देश से सीखने की बात पूरी दुनिया कहती हो, उनके बच्चों को, उनकी संस्कृति को अगर हीन भावना लाई जाए तो हमें उसका निराकरण तो करना होगा। उस विश्व का समाधान ही है भारतीय शिक्षा बोर्ड। और हमारी पुस्तकें इसी रूप में है, बहुत ही संतुलित हैं कि इसमें भारत बोध भी दिखेगा और पूरा आधुनिक विश्व भी दिखेगा, बल्कि उनके बच्चों के अंदर ये सामर्थ्य विकसित करने का भाव भी दिखेगा कि 21वीं सदी नहीं, किसी भी सदी में कुछ जो इटरनल वैल्यूज होते हैं, जो मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं, वह बोध भी हमारी पुस्तकों में उन्हें दिखेगा। तो मेरा पूरा दावा है, प्रामाणिकता के साथ मैं कह रहा हूं, कि जब अभिभावक उस पुस्तक को पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षक पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ना शुरू कर दिए हैं, अभी लगभग 30 विद्यालयों में शुरू हो गया है, वहाँ के शिक्षक अभिभावक बहुत ही अभिभूत हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में, इसके दर्शन के और आने वाले समय की चुनौतियों के साथ जूझने की जो तैयारी आप इस बोर्ड के माध्यम से कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ बांटी। बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता, आपको बहुत प्रणाम।